देखो ये ना अपने आप में एक मिस्ट्री रही है कि हमारा डीएनए जो है जिसके पास महज 4 बेस है ATGC। हमने इस 4 बेस से दुनिया में लाखों तरह के प्रोटीन्स बनाए हैं, हाँ कि ना। और सारे प्रोटीन बने भी 20 टाइप के अमाइनो एसिड से। ऐसा तो नहीं कोई 21वां टाइप आ गया। यानी दुनिया में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन्स किससे बने? इन्हीं 4 बेस से। और दुनिया के सारे जो प्रोटीन्स हैं ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से बने हैं। तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है ये समझो। जेनेटिक कोड का मतलब ये मुझे ये फाइंड करना है ATGC इस 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। कैसे? इमेजिन करो मैंने ये देखा कि एक प्रोटीन है जिसमें A B C D E F ऐसे करते करते मैंने 20 लगा दिया अमाइनो एसिड। तो मान लेते हैं ये प्रोटीन का कोई टाइप बन जाता है। इस प्रोटीन का टाइप है और A और इसको किसी एक DNA ने बनाया। मान लीजिए इस DNA ने बनाया है इस तरह के प्रोटीन को, ठीक है, इसका नाम हो गया ADNA। ये ADNA हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं नया प्रोटीन। अब नए प्रोटीन में मैं सिर्फ B को आगे करता हूं और A के पीछे कर देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो अब मैं इसको वो पुराने वाला प्रोटीन नहीं बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा उसको? एक नए टाइप का प्रोटीन। और इसको जिस DNA ने बनाया है मान लेते हैं वो जो DNA हमारा वो कहलाएगा BDNA। भाई अगर DNA डिफरेंट है तभी तो प्रोटीन डिफरेंट होगा ना। और प्रोटीन डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि 20 की नए अमाइनो एसिड इसमें ऐड हुए हैं, वही पुराने 20 चल रहे, बस सीक्वेंस के हेरफेर से टाइप बनते चले जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने B A यहाँ पे D कर दिया, C कर दिया, E कर दिया, F कर दिया और करते करते 20 और इसको भी एक नए DNA बनाया है। तो मेरे को ना ये फाइंड करने का है कि ये देखो इन तीनों DNA में बेस तो वही है ना, ATGC। क्या और किसी चीज़ का फर्क है इनमें? भाई तीनों पे शुगर भी सेम, फॉस्फेट भी सेम। तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पर ले देके बचा ATGC। अच्छा चारों में भी सिर्फ ATGC है, लेकिन चारों में ATGC का सीक्वेंस क्या होगा? डिफरेंट। तो मेरे को ये पता करना है ये जो ATGC है ये कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन के कौन से पॉइंट पे मुझे कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है। डिसाइड कैसे कर रहे हैं? 4 अमाइनो है, 4 बेस इस 20 अमाइनो एसिड को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं ये फाइंड करना है। इसके लिए थोड़ा सा समय वेस्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं तमन्ना का। मान लेते हैं कि तमन्ना के भविष्य में चल के जो है शादी होने वाली है। सॉरी, नंदू का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते भविष्य में चल के, हाँ नहीं तो अभी इसको छीलने जाओ। तो नंदू की चल लेते हैं, वैसे इसके गुण तो नहीं है बट चलो फिर मान लेते हैं शादी इसकी हो जाए गलती से। तो अब शादी में ये कह रही है कि मम्मी से कह रही, मम्मी मेरे जो शादी में गेस्ट आएंगे ना वो गेस्ट आएंगे 20 गेस्ट। कितने गेस्ट आएंगे? 20 गेस्ट आएंगे। उसकी हरकतें जैसी है तो 20 ही लोग बैठेंगे इस शादी में, ज़्यादा लोग आएंगे भी नहीं। तो अब मुझे बताइए 20 गेस्ट के लिए कितनी चेयर्स चाहिए होती हैं शादी के फंक्शन में? 20 चेयर चाहिए। कह रही नहीं मम्मी 64 चेयर चाहिए इन गेस्ट को। कह रही कितने खट्टे कट्टे बुला रही है? कह रही नहीं है तो सारे नॉर्मल ही, बस 64 चेयर क्यों चाहिए था ये भी समझ लो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक ऐसे इसने कोई ऐसे हॉल बुक कराया, यहाँ पर ऐसे गलियारा टाइप बना पड़ा है, ये हो गया। और यहाँ पर ही मान लीजिए बर्बादी का मंजर, मंडप, और यहाँ पर खाने का मामला, और यहाँ पर पीने का मामला, और यहाँ पर चाय का मामला। तो चाय जरूरी आई। तो अब ये समझो कि अच्छा एक बात सुनना कि यहाँ पे ना चेयर्स फिक्स करी जाने वाली, जैसे मूवी हॉल में चेयर्स फिक्स होती हैं, उससे आप उठा के कहीं साइड में लेके नहीं जा सकते, वो जहाँ है वही रहेंगे। इसी तरीके से इन हॉल में चेयर फिक्स करनी होती हैं। तो अब इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा कितने गेस्ट आ रहे हैं? इसने बोला 20। तो मम्मी के हिसाब से लगा कि 20 गेस्ट के लिए 20 चेयर जो है ठीक है, इनफ है। इसने बोला नहीं 64 चेयर। अब इसे मम्मी को एक्सप्लेन करना है कि 20 गेस्ट को 64 चेयर कैसे लगेंगे। इसने बोला मम्मी देखो चेयर को हिला तो सकती नहीं है। इसने बोला कि मान लेती है बुला रही यशिका को, ठीक है। तो यशिका कह रही बहन देख, एक तो जहाँ खाने वाला मामला वहाँ पे मेरी चेयर सेट कर दियो, वहाँ से मेरी चेयर मत हिलाइयो, और जहाँ पर पीने वाला मामला मिले तो वहाँ भी एक मेरी चेयर लगा दियो, ठीक है। तेरे तो क्या ही छोड़ दूँ,
ये 2 चेयर लगा दी हो, यानी एक चेयर रखी जाएगी यहाँ, यहाँ पे नाम लिखा होगा याशिका का, एक चेयर रखी जाएगी यहाँ, यानी चेयर पे बाकायदा नाम भी लिखा होगा। इस चेयर को हिला नहीं सकते हैं, यानी इस पर्टिकुलर गेस्ट को कितनी चेयर चाहिए, 2 चेयर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ऐसे ही मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर डेविड को बुलाया गया। भाई डेविड कह रहा है कि मेरे को ना बस एक तरफ चेयर लगा दो, मेरा काम बन जाए। कहाँ, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। तो डेविड को सिर्फ एक चेयर लगी, तो डेविड ईमानदार लौंडा है भाई, कह रहा हमारा तो एक से काम चल रहा है, अपने को 2-4 चेयर नहीं। तो यहाँ पे डेविड की चेयर लग गई। अब एक बात और समझना, इस चेयर में कुछ खास बात है। चेयर पे जिसका नाम लिखा है, या तो उस चेयर पे वही बैठे, और नहीं बैठे ठीक है, कोई और बैठेगा, इस चेयर से इतनी बड़ी बड़ी कीलें निकलती हैं अंदर से ऑटोमेटिक, और इस चेयर पे बैठने के बाद ही निकलती हैं। आप समझदार हो, काफ़ी ज़्यादा समझ चुके होगे कि कितना किसको दर्द होगा, वो आप जानते ही हो। यानी हम किसी और के चेयर पे किसी और को बिठा नहीं सकते, जिसके नाम चाहे चेयर खाली हो जाए मंजूर है, लेकिन कोई और नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से मान लेते हैं नंदू ने पूछा सर आप आओगे, मैंने कहा अरे नेकी और पूछ मैं हट नहीं आऊँगा, फिर मैं ठीक आ जाता हूँ। तो कह रहे सर चेयर बताओ, मैंने कहा देख एक तो लगा मेरी चाय वाले, कहाँ चाय वाला मामला, अबे कहाँ गया, यहाँ लगा, और मैं एक लगा था बर्बादी मंजर के पास। तो मेरे को 2 चेयर सिर्फ चाहिए, यहाँ पे 2 चेयर। अब कि कोई गेस्ट ऐसा भी आया, शुभी भी आ गए भाई। शुभी कह रही है कि बहन देख मेरे लगा दिए 4 चेयर, पहली चाय, दूसरा पीने वाला मामला, तीसरा खाने वाला, फिर लास्ट पे तुझे भी देख लेंगे। यानी शुभी कितनी लगी, 4। अब एक बार गेस्ट काउंट करना, 1 2 3 4। नॉर्मली 4 गेस्ट के लिए कितनी चेयर चाहिए, 4, लेकिन कितनी हो गई, 2 4 6 2 8 और 9, यानी 4 गेस्ट हैं और चेयर कितनी हो गई, 9। इस हिसाब से 20 गेस्ट को 64 चेयर चाहिए, लेकिन 64 में से 3 चेयर थोड़ी सी खराब हो गई, टूट गई, तो बची कितनी रह देके 61। अब इसे अपनी मम्मी को जस्टिफाई करना है कि 20 गेस्ट को 61 चेयर कैसे लग रही हैं। तो इसने कहा मम्मी देखो आप ये सोच रहे हो कि एक गेस्ट एक चेयर पे बैठेगा, इसके हिसाब से 20 चेयर आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है एक गेस्ट एक से ज़्यादा चेयर की डिमांड कर रहा है। एक गेस्ट कह रहा है मुझे 3 चेयर चाहिए, एक चेयर वहाँ, एक चेयर वहाँ, एक चेयर वहाँ, और वो इन तीनों में से किसी पे भी बैठ सकता है। सेम, कोई कह रहा है मुझे 4 चेयर चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 5, कोई कह रहा है 6। तो जब ये चेयर के नंबर जोड़े गए तो 61 है, और गेस्ट जोड़े गए तो कितने आए, 20 आए। बस इस कहानी को याद रखना, ये कहानी बता रहा हूँ कहाँ पे काम आने वाली है। सो फिलहाल जेनेटिक कोड में वापस आते हैं। मैंने आपसे बोला जेनेटिक कोड में हमें क्या फाइंड करना, हमें बस ये फाइंड करना है डीएनए के 4 बेस, ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोटीन के कौन से पॉइंट पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। इन शॉर्ट 4 तरह के बेस 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड का सीक्वेंस कंट्रोल कर रहे हैं, यस और नो। अब ये पता करने के लिए हमारे डीएनए में एक साइंटिस्ट, मतलब ये पता करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, एक फिजिस्ट, जिसको बोलते हैं गैमो। काफ़ी गम था इसकी ज़िंदगी में। तो गैमो ने बताया कि क्या हो सकता है, बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज़ करते हैं। इसने बोला अगर 4 बेस सिंगल एमिनो एसिड के इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एडेनिन ने कहा मैं स्मॉल ए अमीनो एसिड के लिए काम करूंगा, मतलब डीएनए में कहीं पर भी एडेनिन आएगा मैं किसे लगवा दूंगा, स्मॉल ए नाम के अमीनो एसिड को लगवा दूंगा। कैपिटल टी ने बोला ठीक है भाई मैं स्मॉल टी वाले को लगा दूंगा, कैपिटल जी ने बोला मैं स्मॉल जी वाले को, और कैपिटल सी ने बोला स्मॉल सी वाले को। अगर हर एक, मतलब अगर एक बेस एक एमिनो एसिड की इंफॉर्मेशन को अगर कैरी करने लग जाए, तो आपको पता है जब डीएनए जो है, मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए का सीक्वेंस है ACGATACAGAT। अब मैंने बोला डीएनए से बेटा एक काम करो बनाओ प्रोटीन। देखो हालांकि प्रोटीन आरएनए बनाता है, बट इनडायरेक्टली तो डीएनए से कमांड जा रही है ना, तो मैं भी अब आरएनए का हटा के कंपोनेंट सीधा देख रहा हूँ। तो ये जब बनाएगा प्रोटीन तो वहाँ पे क्या लगाएगा, स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल सी, स्मॉल जी, स्मॉल ए, स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। आप जब ऐसे डीएनए बनाओगे तो सॉरी जो प्रोटीन बनाओगे, इस प्रोटीन में कितने टाइप के आपको मिलेंगे अमीनो एसिड, 4 टाइप के। चेक कर लो 4 टाइप्स के ही मिल रहे हैं, मिल रहे हैं अमीनो एसिड। एक ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, जी मिल रहा है, टी मिल रहा है। क्या 4 से ज्यादा टाइप प्रोटीन के अंदर दिख रहे हैं आपके अमीनो एसिड के? तो अगर डीएनए का एक बेस एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा तो फिर 4 बेस 4 के लिए कैरी करेंगे, यानी फिर ऐसा डीएनए सिर्फ ऐसा ही प्रोटीन बना पाएगा जिसमें 4 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे। लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग है।
रियलिटी तो कह रही है कि 4 बेस ऐसा प्रोटीन बना जिसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, मतलब ये वाला केस तो नहीं होगा डीएनए में। तो मुझे पता लग गया डीएनए में एक सिंगल बेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसको तुम समझ लो इस तरीके से भी, मान लेते हैं कि एक भूखों नंगों का जो देश है हमारा पाकिस्तान, इसमें हमारा एक एजेंट बैठा हुआ है, ठीक है, और एक हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हमारा एक एजेंट बैठा हुआ है। अब उस देश में मान लो पाकिस्तान के अंदर जो है, वहाँ पर उसने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कहाँ, इंडिया भेजनी है। अब वो ऐसे तो नहीं लिखेगा कि आज मैंने उसको वहाँ जाते हुए देखा। अब भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो कोई अंधा भी पढ़ ही लेगा। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो यहाँ जाएगी वो कैसी जाएगी, कोड लैंग्वेज में जाएगी। आप कोड लैंग्वेज कैसे मान लेते हैं, वो लिख के दे रहा है ऐसे कि ACT। सोचो हमने इसको सिखा रखा अपने एजेंट को, बेटा तुझे सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स में ही अपनी सारी बात कहनी है आज के बाद। तो तेरे लिए वो अच्छा ABCD में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, अच्छा चलो पता है। तो उसने बोला कि 26 अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करना तेरे को, 4 अल्फ़ाबेट से तुझे अपनी पूरी डिक्शनरी बनानी है, और वो 4 अल्फ़ाबेट है ATGC। सोचो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई ऐसे TACAGAT, और गलती से क्या हुआ कि सामने जो पाक आर्मी है, आपको पता ही उनके फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं, पाक आर्मी ने ये जो बीच का जो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रहा था, उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ लिया। अच्छा ये भेज रहे थे, उसने बोला जा डिकोड कर ले तू, मैंने भेजा क्या है। अब पाक की आर्मी कहेगी कि यार इसने भेजा क्या, कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजी है। अच्छा पहले ना उसको लग रहा हो, अच्छा उसको लग रहा है कि एक लेटर में एक इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे वाला 4 कदम आगे निकला, उसने कहा हमारे एक लेटर में एक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सोचो हमारे वाले ने क्या कर रखा है, उसने बना रखा है कि 3 लेटर का मतलब 1 लेटर है, मतलब उसने डिक्शनरी बना रखी है जो सिखाई गई है, उस डिक्शनरी के हिसाब से ACT का मतलब है C। और मान लेते हैं ACA का मतलब है, मान लेते हैं कि H, इसका मतलब मान लेते हैं A, इसका मतलब है चल बे हट, ये है मान लेते हैं, चल बे हट तू क्या देखेगा। लेकिन मुझे बताइए यहाँ 3 लेटर में 1 लेटर छुपा पड़ा है, उसको थोड़ी पता होगा, वो तो उसको पता है जिसने भेजा इन्फॉर्मेशन। अच्छा लेकिन वो ट्राई क्यों करोगे, ट्राई कैसे करेंगे, वो पहले देखें क्या इसने 1 लेटर में 1 लेटर है, पता किया, कह रहे नहीं 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 यार ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं कि डीएनए एक मैसेज भेज रहा है आरएनए को, और मैसेज भेजेगा बेस की फॉर्म में। मुझे डिकोड करना है बस कि डीएनए ने मैसेज जो आरएनए को भेजा है, और आरएनए जो मैसेज प्रोटीन को भेजेगा, बेसिकली ये मैसेज रीड कैसे हो रहा है। तो क्या एक बेस में एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने चेक किया, जो कि नहीं आया। अब हम अगला देखते हैं, 4 बेस 2 की फॉर्म में, यानी अब अगर मान लो बेस 2 की फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं, मतलब AT में एक इंफॉर्मेशन है, AA में एक, AC में एक, AG में, मतलब अब 2 बेस में एक इंफॉर्मेशन अगर डाल दी जाए तो ऐसे केस में 16 कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, CC CG CA CT, फिर GG GT GA GC, फिर आ जाएगा TT TA TC TG। अगर मैं 4 बेस का 2 को बनाऊं कॉम्बिनेशन, ऐसे 16 बनेंगे। अगर हर एक पेयर जो है सिर्फ एक एमिनो एसिड के लिए कोड करने बैठ जाए, तो फिर इस लिहाजे से ऐसा डीएनए ऐसा ही प्रोटीन बना सकता है जिसमें सिर्फ 16 टाइप्स ऑफ क्या आ जाए, एमिनो एसिड आ जाए। लेकिन रियलिटी में कितने आते हैं, 20, मतलब ये केस भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा मान लो जिसने ये पकड़ा इन्फॉर्मेशन, उसे एक चीज़ और पता लग गई कि इसने इन 4 लेटर से 20 अल्फ़ाबेट जनरेट कर रखे हैं। क्या कर रखे, 20 उसे पता लगा कि इन 4 लेटर से ATGC से इसने 20 अल्फ़ाबेट्स रेडी कर रखे हैं, और इसका सारा कम्युनिकेशन उन 20 अल्फ़ाबेट्स में होता है बस। तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा कि 4 कंट्रोल कैसे करें 20 अल्फ़ाबेट्स को, यस और नो। हम वही तो कर रहे हैं। हमने जब 2 की फॉर्म में देखा तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर सिर्फ 16 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी 16 इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है। हमें तो 20 तक जाना है, तो हमारा जो अगला इन्फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, 4 की पावर 3। ग्यामो ने बनाया 3rd वाला केस,
4 की पावर 3। कहा कि अगर बेस 3 की फॉर्म में एक्ट करें, मतलब अब मैसेज एक ट्रिपलेट में एक हो, AAC, ACG, ACU ऐसे, तो यहां पर ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने, 6। और हाँ, 3 बेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन्स। क्या बोलते हैं, 3 बेस को मिलाकर एक कोडोन बुलाया जाता है। तो ऐसे कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। भाई पहले तो ये हिसाब था कि 20 गेस्ट थे और हमारे पास चेयर्स थी 16, 4 गेस्ट बच रहे थे। केस 1 में हमारे पास 4 चेयर थी, गेस्ट कितने थे, 20, जिनको बिठाना था हमें, लेकिन चेयर तो 4 थी। अब तो सीन ही उल्टा हो गया, अब 64 चेयर्स होंगे और गेस्ट कितने हैं, 20। अब आपका दिमाग लग रहा होगा, अरे सर फिर यहां पर ना बताता हूं क्या हुआ होगा कि जो 20 हमारे कोडोन्स हैं, हर कोडोन्स पे एक इंफॉर्मेशन आ गई अमीनो एसिड की, तो 44 कोडोन्स बच गए। यहाँ वही गलती कर रहे हो जो नंदू की मम्मी को लग रहा था। उनको लग रहा था कि एक गैस सिर्फ एक चेयर पे बैठ रहा है, तो आप भी तो यही मान रहे हो ना कि एक कोडोन में एक क्या होगी, इंफॉर्मेशन। आप लोग ये मान के चल रहे हो कि 64 कोडोन्स है और 64 कोडोन्स को कंट्रोल करना है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को। और ऐसे में ध्यान आपका जाता है कि सर यहाँ पे 44 एक्स्ट्रा आ गए, है ना। वैसे बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसमें हल्का सा फोकस गया तो टॉपिक ही गया। तो यहाँ पे दिमाग चल रहा सर 44 एक्स्ट्रा आ गए, 44 एक्स्ट्रा आ गए। पहली बात, आप ये सोच कब रहे हो, जब एक कोडोन और एक अमाइनो एसिड, तभी तो आपके लिए बात ठीक है ना। रियलिटी देख लो क्या है। रियलिटी में मालूम पड़ा कि अरे भाई यहाँ तो क्या हो रहा है, ये 2 कोडोन जो अलग अलग है, ये फिनाइल एलिनिन को कोड कर रहे हैं। 2 अलग, आप क्या मान रहे, एक कोडोन एक इंफॉर्मेशन, यहाँ क्या आ गई, 2 कोडोन एक इंफॉर्मेशन आ गई। ये तो वही बात है, एक गेस्ट 2 चेयर मांग रहा है। अगला गेस्ट हमारा ल्यूसीन है, इस गेस्ट को 6 चेयर चाहिए, 1 2 3 4 5 6। सोचो कितने अभी हुए अमीनो एसिड, 2 ही तो हुए, चेयर कितनी लगी हैं, 8। हम क्या माने, 2 से 2। अब जब गिनोगे तो टोटल गिनना की टाइप कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और भाई देखो ये सॉरी ये सेम है, मैंने रिपीट कर दी कुछ यार। हाँ देखो बता रहा हूँ रिपीट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एक तो रिपीट हमारा हो रहा है, कहाँ गया, आर्जिनिन आर्जिनिन, और एक ल्यूसिन कहाँ गया, कहाँ है बेटा ल्यूसिन, ये तो ठीक है, तो हमारा अच्छा सॉरी, ये तो हमारा पूरा एक हो गया ना, एक हो गया। देखो ये 1 2 3, और देखो ये भी रिपीट हो रहा है हमारा। सेरिन कहाँ गई, कहीं और भी था शायद सेरिन, ये रहा, ये भी रिपीट हो रहा है। टाइप में तो एक ही आएंगे ना ये। तो जरा अपने को टाइप गिने, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं। सो यहाँ पर ग्लाइसिन 1, फिर हमारा ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, और 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 टाइप हो गए। अब देखो ये जब गिनोगे कितने मिलेंगे आपको, 64 मिलेंगे। जो मैंने 3 बनाए हैं, ये 3 का काम सुन लो क्या है। इन 3 का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया, आया आया आया, गया गया गया। कौन आया गया, उल्लू आया गया। ओके तमन्ना क्या है, बोल बोल। आया गया, उल्लू गया आया, ये हमारे स्टॉपिंग कोडोन है। क्यों, तो पहले पता लगा कि डीएनए ने कैसे छुपा रखा था इंफॉर्मेशन को। अब दिमाग तुम्हारा चलेगा, सर ये तो 4 की पावर 4 में भी हो जाता है ना, वो तो वहां भी हो जाता भाई, 20 तो वो भी सेट कर लेते हैं, लेकिन इस 3 वाले का प्रूफ भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम 4 की पावर 4 तक नहीं जाएंगे, वो प्रूफ देखेंगे। बट फिलहाल आप ये देखो कि हमें पता लग गया कि हमारे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उस इन्फॉर्मेशन में, अच्छा डीएनए बड़ा समझदार है, इन्फॉर्मेशन सारी देता किसको है, आरएनए को। और आरएनए जानते सारी इन्फॉर्मेशन रखता किस फॉर्म में है, आर माने CAGAU CACAUA।
सोचो जो हमारा इंफॉर्मेशन जो वहां से जो खबरी है, सोचो अगर वो इंफॉर्मेशन ऐसे भेज देता तो कितना बवाल हो जाता। सोचो वो इंफॉर्मेशन ऐसे भेज रहा है ACT, फिर भेज रहा है ACAGT, मतलब गैप दे दे के भेज रहा है। तो बोलता है तो हमें पहले पता लग गया 3 दिन के फॉर्म भेज रहा है इन्फॉर्मेशन। तो ये ना पता लगे कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो हमें 3 की फॉर्म में नहीं भेजनी। कैसे भेजनी है? लगातार लिख दो, पता ही ना कर पाए हमने भेजा कैसे। अगर आपने गैप दे दिया उसे तो पता लग ही जाएगा आप इन्फॉर्मेशन कैसे भेज रहे हो। तो आरएनए में जब डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी तो भेजी कैसे? कॉन्टिन्यूअस मैनर में। गैप दे देंगे, पता कर लेगा ये इंसान कि हमने कैसे भेजा है मैसेज। हमने तो तब भी पता कर लिया, हमसे ज़्यादा तेज कौन है भाई। सो यहाँ पर इन चीज़ों का फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था। तो अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, सुन लो क्या। एक हमारे साइंटिस्ट हैं सेवेरो ओकोआ, इन्होंने एक एंजाइम की डिस्कवरी करी थी जिसे बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम को इसी के नाम से बुलाया भी जाता है, सेवेरो ओकोआ एंजाइम। भाई इस एंजाइम ने पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नक्शा ही चेंज कर दिया, इस अकेले एंजाइम ने। बताता हूँ कैसे चेंज कर दिया। मुझे ये बताइए, जनरली अगर मुझे आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने के लिए मुझे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होता है, हाँ कि ना? बिना टेम्पलेट स्ट्रैंड के मैं आरएनए नहीं बना सकता। ये टेम्पलेट किसका होता है? डीएनए का होता है। हालांकि आप ये मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन याद दिलाना, आपने दिलाया नहीं याद, कि एक डीएनए के 2 में से एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक कोडिंग की तरह काम करता है ना। जब डीएनए को मैंने बोला बेटा तेरे को आरएनए बनाना है, तो डीएनए ने कहा बॉस मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कमांड दूंगा। लेकिन जब उसी डीएनए को मैंने बोला कि बेटा तेरे को डीएनए बनाना है, तो उसने दोनों स्ट्रैंड को क्या बोला? टेम्पलेट की तरह से काम करने के लिए। डीएनए वही सेम है, लेकिन दोनों तरफ डिफरेंट काम क्यों किया? इसका लॉजिक सुन लो। कभी भी अगर एक जीन से एक से ज़्यादा टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, ऐसा देखा गया कि उनमें से एक ही प्रोटीन काम का होता है और जो बाकी प्रोटीन है वो सेल के फंक्शंस में रुकावट डालता है। इन शॉर्ट सेल के लिए नुकसानदायक होता है। तो किसी इंजन में जितने पार्ट्स रिक्वायर्ड है उतने ही ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट आप लगा दिए तो शायद वो एक्स्ट्रा पार्ट फिर इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब रिक्वायर्ड नहीं हो तो हमें वो नहीं लगाना चाहिए। सेम एक जीन से एक से ज़्यादा टाइप के अगर प्रोटीन बनने लग जाएं तो एक प्रोटीन जो काम का है वो तो ठीक है, जो बाकी प्रोटीन है वो सेल की मशीनरी खराब कर देते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए सेल ने क्या बोला? एक ही स्टैंड को बोला तुम बनाओ आरएनए, क्योंकि जब एक आरएनए बनेगा कैसा होगा? वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और ये आरएनए क्या बनाएगा? सिर्फ एक ही सिंगल टाइप का प्रोटीन बनाएगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक जीन से एक प्रोटीन बने, ये सेल ने कमांड दी। सेल ने एक रीज़न से और दोनों को नहीं बोला टेम्पलेट बनने के लिए। क्यों? अगर मान लीजिए दोनों स्टैंड टेम्पलेट बन जाते, सुनना क्या होगा, दोनों बनाते आरएनए, हाँ कि ना? और दोनों आरएनए का नेचर क्या होता? टोटली डिफरेंट। एग्री? भाई दोनों स्टैंड में अलग अलग बेस हैं। अगर दोनों का टेम्पलेट बनने के लिए बोल दे तो दोनों क्या बनाते? आरएनए बनाते। अब दोनों का आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। अब सोचो, ये भाई साहब बना रहे हैं अलग प्रोटीन और वो भाई साहब बना रहे हैं अलग प्रोटीन। यानी एक ही जीन से अगर 2 टाइप के प्रोटीन बनाओगे वो सेल के लिए क्या है? हानिकारक। नहीं बनाना था। और चलो दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हैं तो चांसेस है दोनों जुड़ भी सकते हैं, और जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डीएस आरएनए प्रोटीन बना ही नहीं सकता। यानी अगर 2 आरएनए बने तो बवाल, और दोनों मिल भी गए तो भी बवाल। इसलिए सेल ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए। उसने बोला एक को बोलो एक ही बनाया आरएनए और एक ही बनाया प्रोटीन। ज़्यादा कन्फ्यूजन सेल में चाहिए ही नहीं। वो इसका आंसर है। तो मैंने बोला कि आरएनए बनने के लिए टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट जनरली किसका होता है? वो डीएनए का होता है। ये एंजाइम कहता है हम आरएनए बना सकते हैं लैब में बिना डीएनए का यूज़ करे। अब ये तो अपने आप में कमाल की चीज़ है। अगर आप आरएनए बना सकते हो लैब में, तो आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। मतलब आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं ना। तो अगर अच्छा प्रोटीन बनने के लिए डीएनए से, प्रोटीन को डीएनए से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। प्रोटीन किससे डील कर रहा है? आरएनए से डील कर रहा है। अगर आरएनए कहीं से भी आ जाए प्रोटीन बन जाएगा। तो अगर आप बिना सेल का यूज़ करें आरएनए बना सकते हो, तो बिना सेल का यूज़ करते हो आप प्रोटीन बना सकते हो। और प्रोटीन हमारी बॉडी में फीचर्स ऐड करता है। मतलब अगर मैं किसी की बॉडी में नया फीचर लाना चाहता हूँ,
किसी मैं कल को मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ह्यूमंस में हाइट बढ़ा दें, या इसका आई में कोई चेंज कर दें, या हेयर में चेंज कर दें, तो हम ऐसा कैरेक्टर बना भी, जैसे एनिमेशन क्या करता है, एनिमेशन कुछ चीज़ बनाता है, यस और नो, वो बनाता है किसी चीज़ को। एग्जैक्टली सेम इसी तरह का हम कोई ट्रेट लिविंग में क्रिएट कर सकते हैं। मुझे कोई कैरेक्टर ऐड करना है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने डीएनए तो लिया ही नहीं, आरएनए बनाएंगे अपने हिसाब से, तो प्रोटीन बनेगा हमारे हिसाब से। हम सेल से जो चाहे वो फंक्शन करवा सकते हैं। इसीलिए ये एंजाइम अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस एंजाइम का काम क्या है, अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपने बेसिस डाल दिए, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, आपने डाल दिया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, और बेसिकली बेस नहीं है, दीज आर द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, याद है ना, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब इन सब को अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया एंजाइम, कौन सा, सेवेरो ओको एंजाइम छोड़ दिया, तो सेवेरो ओको एंजाइम छोड़ने के बाद वो इनका बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाएगा, इनका एक आरएनए ही रेडी कर देगा। सोचो इस एंजाइम के डालने से पूरा का पूरा सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक आरएनए बना गए, तो ये काम टैलेंटेड हुआ नहीं हुआ, बिना डीएनए का यूज करे आप आरएनए बना रहे हो, और आरएनए बना तो प्रोटीन भी बन जाएगा। सो यहाँ पर एक काम ये हुआ, इसको लिखोगे कि मेरे को ना पहले इसकी मेमोरी खाली करनी पड़ेगी। चलो एक चीज़ हो सकती है, रिजरेक्ट हो सकता है। अच्छा, यानी कि हम सेवेरो को एंजाइम डाल देंगे तो हम आरएनए, मतलब हम न्यूक्लियोटाइड से क्या बना सकते हैं, हम आरएनए बना सकते हैं। और यही काम किया हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है, हरगोविंद खुराना। भाई इस बंदे को अवार्ड मिलना बनता है, इसका काम भी सुनो। इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में मल्टीपल यूरेसिल डाल दिए, टुकड़े थे, और इसमें छोड़ दिया एंजाइम कौन सा, सेवेरोकोआ, और ऐसा किया तो ये पूरा क्या बन गया, एक आरएनए बन गया। इसने एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या छोड़े, साइटोसिन, और क्या बन गया पूरा एक आरएनए। यानी इसने बेसिस रिलीज करके इस एंजाइम की हेल्प से बिना सेल का कोई यूज करे, बिना टेम्पलेट का यूज करे, टेस्ट ट्यूब में क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। भाई टैलेंट तो है। इतना यहां से कहानी रुकती नहीं है। ट्रिपल यू में इंफॉर्मेशन होती है फिनाइल एलानिन की। इसने क्या देखा, यहां पर इसने स्मॉल चेन ऑफ एमिनो एसिड ऑब्जर्व करी, जो कौन सा था, फिनाइल एलानिन। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब इसने ये देखा कि अगर इसने 9 यूरेसिल छोड़े थे तो जो चैन बनी उसमें सिर्फ 3 फिनाइल एलानिन थे। इसका मतलब 3 यूरेसिल ने एक फिनाइल एलानिन की इंफॉर्मेशन कैरी करी होगी, तभी तो बनेगा 9 यूरेसिल 3 फिनाइल वाला एक चैन। साइटोसिन वाला, बट देखना टेबल में साइटोसिन कहाँ गई, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, सी ये रहा, प्रोलिन। अब इमेजिन करो कि यहाँ पर जब इसने अगले टेस्ट ट्यूब ली तो यहाँ अगले टेस्ट ट्यूब में भी इसको मिला चैन ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज प्रोलिन। अब यहाँ पर इसने क्या देखा, मान लीजिए 12 साइटोसिन लिए तो इसको मिले 4 प्रोलिन, मतलब वही 3 अमाइनो एसिड पे, सॉरी 3 साइटोसिन पे 1 प्रोलिन की इंफॉर्मेशन, मतलब 3 बेस के पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर से सेम यहाँ किया। अब यहाँ पर एडेनिन के लिए आपके पास आ जाएगा ए कहाँ गया, लाइसिन। यानी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कैरी किसके लिए, लाइसिन। मतलब अगर 15 यहाँ पे एडेनिन लिए होंगे तो यहाँ पे कितना आया, 5 लाइसिन आया। मतलब फिर से कितना आया, 3 एडेनिन के पास इंफॉर्मेशन किसकी है, 1 लाइसिन की है। अब यहाँ पर यही सेम चीज चली, तो ये देखा इन्होंने कि जब ये जो बेस डाल रहे हैं उस बेस का 1/3 ही बन रहा है अमीनो एसिड। तो अगर मान लीजिए 21 है तो 7 बन रहा है। तो जब ये 3 का गैप जब देख रहे हैं, 3 का जो रेशियो देख रहे हैं, इससे मालूम पड़ा जो गैमो कह रहा है वो बिल्कुल। हरगोविंद खुराना ने क्या किया, पहले तो होमोपॉलीमर रेडी किए। होमोपॉलीमर जानते हो क्या होता है, होमोपॉलीमर बेसिकली एक ऐसी चैन होती है जिसमें सारी चीजें कैसी हों, या सारी एडेनिन या सारी साइटोसिन या सारे यूरेसिल, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। बाद में इन्होंने एक काम और किया, हेट्रोपॉलीमर भी रेडी करने चालू कर दी, जैसे यूरेसिल ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन।
और जब ये किया तो हुआ क्या, अब यहाँ पर दो तरह की अमीनो एसिड की चेन बन जाती है। भाई आपने दो तरह के यूज़ किए बेसिस, तो दो तरह की चेन भी बनी। जीयूजी ने बनाया वैलिन और यूजीयू ने बनाया सिस्टीन, फिर वैलिन और सिस्टीन, मतलब यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आने लगे। तो उनको समझ में आ गया कि जैसे मैंने दो बेस ऐड किए हैं, मतलब एक बेस और जोड़ दिया, तो यहाँ पर वैरायटी ऐड हुई ना इसमें। अगर मैं तीसरा बेस जोड़ दूं और इनमें सीक्वेंस चेंज कर दूं तो मेरे पास वैरायटी और आ जाएगी। और हाँ, रेशो यहाँ पर भी वही रहा, 3:1 का रेशो यहाँ पर भी रहा है। तो हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर यहाँ पे रेडी किए और इससे वो श्योर हो जाते हैं कि डीएनए में है इंफॉर्मेशन 3:1 के साथ चलती है। लेकिन जैसे काम हरगोविंद ने किया, ऐसे एक काम मार्शल नीरेनबर्ग ने और एक मैथ्यू थे। जो असली जलवा बिखेरा वो था नीरेनबर्ग ने। क्या बिखेरा जलवा? उन्होंने यही सेम प्रोसेस को रिपीट किया और इस प्रोसेस को रिपीट कर करके उन्होंने पूरी टेबल बना डाली। इस पूरी टेबल का जो क्रेडिट है वो जाता है नीरेनबर्ग को। लेकिन नीरेनबर्ग अकेले नहीं थे। एक बार आता है डेसिफर। डेसिफर जानते हो डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर मतलब ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करने को क्या बोलते हैं? डेसिफर। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जेनेटिक कोड को, मतलब जेनेटिक कोड का जो एक्चुअल मीनिंग है लाइक इन द टर्म्स ऑफ एमिनो एसिड, दैट इज डेसिफर्ड बाय नीरेनबर्ग। हरगोविंद ने तो बस क्या किया, आरएनए बनाया सेल के बाहर। नीरेनबर्ग तो इससे ज़्यादा एडवांस निकला। इसने सेल्स के इसने बनाया प्रॉपर प्रोटीन्स। किससे? आरएनए से, और बिना किसी डीएनए और सेल का यूज करे। देखो हरगोविंद खुराना का जो मेन मोटिव था वो था एमआरएनए को बनाना सेल के मतलब सेल के बाहर बिना किसी डीएनए का इस्तेमाल करना, और ये 3:1 का रेशो फाइंड करना। नीरेनबर्ग इससे एक स्टेप और आगे जाता है। नीरेनबर्ग ये देखता है कि किस पर्टिकुलर बेस के सीक्वेंस से कौन सा एमिनो एसिड प्रोटीन में लग रहा है बार बार, और ऐसे कर करके इसने पूरी टेबल रेडी करी। इस पूरी टेबल का जो क्रेडिट है किसको जाता है? इसलिए बाद में नोबेल प्राइज मिलता है, नीरेनबर्ग को मिलता है। सेवेरो ओकोवा, भाई इतना मेन एंजाइम ढूंढा है तो फिर तो बनता ही है। और साथ में हमारा हरगोविंद खुराना। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि अब समझने वाला पार्ट ज़्यादा नहीं रह गया, हालांकि छोटा मोटा पार्ट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे जेनेटिक कोड के फीचर्स।